सावधान उन चमकदार मुस्कानों से जो सोशल मीडिया की रंगीन दुनिया में झूठ की चाशनी लपेटकर परोसी जाती हैं। वो मुस्कानें जो दूर के मुल्कों की तारीफों में कसीदे पढ़ती हैं, जो शांति और इश्क के गीत गाती हैं, लेकिन पीछे छिपा होता है गहरा षड्यंत्र। हर चेहरा जो मासूमियत का मुखौटा पहने नजर आता है, जरूरी नहीं कि उसका दिल भी उतना ही साफ हो। कुछ चेहरे तो बस नकाब होते हैं, खूबसूरत लुभावने, लेकिन उनके पीछे जहर भरा होता है जो भारत की आत्मा को चुपके चुपके खोखला करने का मंसूबा रखता है। ऐसी ही थी ज्योति मल्होत्रा, हरियाणा की एक ट्रैवल ब्लॉगर जिसका चेहरा देखकर कोई भी धोखा खा जाए। उसकी आवाज में मिठास थी, उसकी बातों में जादू। सोशल मीडिया पर लाखों लोग उसके वीडियो देखते, उसकी पोस्ट पर दिल लुटाते। वो भारत की बेटी बनकर हंसती, गाती और देश की खूबसूरती की बातें करती। लेकिन सच्चाई ये थी कि उसका दिल भारत का नहीं, बल्कि उन ताकतों का गुलाम था जो भारत को कमजोर करना चाहती थीं। वो एक जिंदा हथियार थी, यूट्यूब और इंस्टाग्राम की आड़ में भारत के युवाओं के दिलों में जहर घोलने वाला हथियार। उसकी हर पोस्ट, हर स्टोरी, हर रील एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी। ज्योति ने इश्क लाहौर जैसे हैशटैग के साथ भारत की पीठ में छुरा घोंपा। उसने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांधे, वहां की संस्कृति को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया और भारत के युवाओं को भ्रमित करने की कोशिश की। लेकिन ये सब सिर्फ सतह थी। असल में वो भारत की संवेदनशील जानकारियां लव जिहाद के जाल में फंसकर दुश्मन मुल्क तक पहुंचा रही थी। उसकी हर हरकत भारत के खिलाफ एक गहरी साजिश का हिस्सा थी। वो भारत की मिट्टी पर पलकर उसी की छाती पर खंजर चला रही थी। लेकिन सच ज्यादा दिन छिप नहीं सका। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने उसे दबोच लिया। उसने लिखित में अपने गुनाह कबूल किए। देशद्रोह का काला सच सबके सामने आ गया। पर सवाल ये नहीं कि ज्योति पकड़ी गई, सवाल यह है कि ऐसी कितनी और ज्योतियां भारत की धरती पर सांप बनकर रेंग रही हैं। कितने और चेहरे हैं जो सोशल मीडिया पर शांति, इश्क और संवाद की बातें करके भारत को बेचने की साजिश रच रहे हैं। ये लोग वो दीमक हैं जो चुपके चुपके देश की नींव खोखली कर रहे हैं। इनका जाल कितना गहरा है, इनके पीछे कौन कौन है, विदेशी फंडिंग, छिपे हुए कनेक्शन और वो ताकतें जो भारत को कमजोर करने का सपना देखती हैं, इन सबका पर्दाफाश होना बाकी है। ये शर्मिंदगी की बात है कि भारत की मिट्टी पर ऐसे लोग पल रहे हैं जो चलते फिरते खतरे बन चुके हैं। वो जो अमन की आशा का ढोंग रचते हैं, जो संस्कृति के आदान प्रदान की आड़ में देशद्रोह का खेल खेलते हैं, उन पर लानत है। ये वो गद्दार हैं जो भारत के युवाओं को भटकाने के लिए मीठे शब्दों का जाल बुनते हैं। ये वो सांप हैं जो भारत की गोद में पलकर उसी पर डंस मारते हैं। इनके लिए न पैसा बहाना है, न इश्क, न कोई मजबूरी। जो अपनी मातृभूमि को बेचता है वो सिर्फ और सिर्फ शैतान है। अब समय है जागने का, सोशल मीडिया पर हर चमकते चेहरे को परखने का, हर उस आवाज को जांचने का जो भारत के खिलाफ जहर उगल रही है। हर ब्लॉगर, हर इन्फ्लुएंसर, हर सेलिब्रिटी जो विदेशी एजेंडों को बढ़ावा दे रहा है, उस पर नजर रखनी होगी। इनके फंडिंग के स्रोत, इनके कनेक्शन, इनके मंसूबों को बेनकाब करना होगा। युवाओं को जागरूक करना होगा कि शांति के नाम पर बेचा जाने वाला हर सपना सच नहीं होता। कुछ सपने तो सिर्फ साजिश के जाल होते हैं। भारत को अब नरमी नहीं, सख्ती चाहिए। इन गद्दारों को दीमक की तरह ढूंढकर खत्म करना होगा। जैसे घर में कॉकरोच घुस आए तो उसे पाला नहीं जाता, मारा जाता है, वैसे ही इन देशद्रोहियों को समाज की मुख्य धारा से हटाना होगा। ये लड़ाई सिर्फ कानून की नहीं, हर नागरिक की है। अपने आसपास नजर रखिए, हर संदिग्ध हरकत को पहचानिए। भारत की आत्मा को बचाने के लिए एकजुट हो जाइए, क्योंकि ये वक्त शब्दों का नहीं, कर्म का है। ज्योति मल्होत्रा कौन थी? ये सवाल आज हर भारतीय के मन में गूंज रहा है। वो हरियाणा की ट्रैवल ब्लॉगर थी जिसके यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स थे। उसकी प्रोफाइल देखें तो हर पोस्ट पाकिस्तान की तारीफों से भरी पड़ी थी। लाहौर की गलियों से लेकर पाकिस्तानी खाने तक, मानो दुनिया का सबसे हसीन मुल्क उसे वही लगता था। लेकिन ये सब महज इत्तेफाक नहीं था। वो भारत की सैन्य गोपनीयता को ISI के हवाले कर रही थी। लाहौर के गीत गाते हुए वो दिल्ली से गद्दारी कर रही थी। उसका हंसमुख चेहरा, मासूम कहानियां, सब देशद्रोह के इरादे को छिपाने का मुखौटा थे। ज्योति एक दोहरे चरित्र वाली देशद्रोही थी जिसने अपने ब्लॉग्स के जरिए पाकिस्तान के एजेंडे को भारत के युवाओं के दिमाग में ठूंसा। वो न सिर्फ भारत की हकीकत को झुठलाकर पाकिस्तान की झूठी चमक दिखा रही थी, बल्कि सैन्य जानकारियां भी दुश्मन को बेच रही थी। और ये सब क्यों? क्योंकि उसे दानिश नाम के एक पाकिस्तानी एजेंट से मोहब्बत हो गई थी। ये मोहब्बत नहीं, लव जिहाद की सुनियोजित साजिश थी।
2023 में ज्योति पाकिस्तान गई। ये कोई सैर सपाटा नहीं था, बल्कि आईएसआई की शातिर चाल का पहला कदम था। पाकिस्तानी उच्चायोग ने उसके वीजा से लेकर रहने खाने आने जाने तक का पूरा इंतजाम किया। वहां उसकी मुलाकात दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से हुई। दानिश ने ज्योति को झूठे इश्क के जाल में फंसाया। ये कोई प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि देशद्रोह की साजिश थी। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। ज्योति का दिमाग पाकिस्तानी प्रचार तंत्र ने पूरी तरह जकड़ लिया। उसे पैसे दिए गए, दुनिया भर में घुमाया गया, ऐशो आराम करवाया गया। दानिश ने उसे आईएसआई के तमाम एजेंट्स से मिलवाया, उसके सारे शौक पूरे किए। हाल ही में वो दानिश के साथ इंडोनेशिया के बाली भी गई थी, जो दिखाता है कि दानिश ने उसे फंसाने के लिए कितनी गहरी साजिश रची। इश्क, पैसे और घूमने के लालच में ज्योति ने अपनी मातृभूमि को बेच दिया। ज्योति के ब्लॉग्स कोई ट्रैवल डायरी नहीं थे, वो आईएसआई के प्रचार का हथियार थे। हर पोस्ट, हर वीडियो, हर कहानी भारत को कमजोर करने की साजिश का हिस्सा थी। आज उसकी कहानी हर भारतीय के दिल में आग लगा रही है। दानिश अपने मुल्क के लिए काम कर रहा था, लेकिन ज्योति जैसे लोग भारत के लिए अभिशाप हैं। वो लोग जो पैसे, इश्क या शौक के लिए अपनी धरती को बेचने को तैयार हो जाते हैं। ऐसी गद्दारी की कहानी हर भारतीय को झकझोर रही है। सावधान रहें, क्योंकि हर मुस्कान सच नहीं बोलती। लाहौर, इश्क और पाकिस्तान से जुड़ी तमाम पोस्ट, यह सब एक सोची समझी चाल थी। दिखाने की कोशिश थी कि पाकिस्तान कोई स्वर्ग है। अमन की आशा का ढोंग रचकर ज्योति भारत विरोधी जहर फैला रही थी। लेकिन यह सिर्फ प्रचार तक सीमित नहीं था, खबरें और भी गंभीर हैं। ज्योति ने भारत की सुरक्षा को दांव पर लगाकर सेना की गतिविधियों और गोपनीय जानकारियों को दुश्मनों तक पहुंचाया। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट जैसे इंक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स के जरिए उसने ये गंदा खेल खेला, क्योंकि वहां पकड़ में आना मुश्किल था। दानिश और अन्य एजेंट्स के साथ मिलकर उसने दिल्ली में रहते हुए संवेदनशील इलाकों की तस्वीरें और डाटा साझा किया। हवाला के जरिए उसे मोटी रकम मिली, लेकिन इस सब में वो भारत की अस्मिता को नीलाम कर रही थी। ज्योति का कृत्य महज गद्दारी नहीं, भारत की रीढ़ तोड़ने वाला खुला युद्ध था। ऐसी हरकतों की सजा कितनी भी बड़ी हो, शायद कम पड़े। जैसा एक फिल्म में कहा गया, दुश्मन सिर्फ सीमा पर नहीं, घर के अंदर भी होते हैं। ज्योति जैसे लोग जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं, हर भारतीय को शर्मसार करते हैं। चंद पैसों या झूठे प्यार के लिए अपनी धरती को बेच देना, ऐसे लोगों पर लानत है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ज्योति अकेली थी, तो ये भूल है। उसके पीछे एक पूरा नेटवर्क था। गजाला, जिसने वीजा प्रक्रिया में मदद की, यामीन मोहम्मद, जिसने हवाला से पैसे पहुंचाए, अरमान, जिसने डिफेंस एक्सपो 2025 की जानकारियां लीक की। ये सारी सूचनाएं भारत से पाकिस्तान तक पहुंच रही थीं। सवाल ये है, जब ज्योति अकेली नहीं थी, तो भारत में ऐसे कितने और गद्दार छिपे हैं? कितने लोग पैसे, झूठे इश्क या उन्माद के लिए अपनी मातृभूमि को बेच रहे हैं? ये वो विभीषण हैं जो भारत की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। बाहरी दुश्मन से तो सेना निपट लेती है, लेकिन जब अपने ही घर में गद्दार बैठे हों तब क्या? ये लोग जवानों की जान से खिलवाड़ करते हैं। सैन्य ठिकानों की जासूसी, देश के खिलाफ दुष्प्रचार, जंग घर से शुरू होती है और देश को तोड़ने की साजिश बन जाती है। ज्योति जैसे लोग सोशल मीडिया को हथियार बनाकर युवाओं के दिमाग में जहर घोलते हैं। पाकिस्तान इज फॉर पीस जैसे नारे लगाकर भोले भाले लोगों को बरगलाते हैं। ये सॉफ्ट नैरेटिव के जरिए दुश्मन की रणनीति को हवा देते हैं। ये सिर्फ सैन्य खतरा नहीं, बल्कि सामाजिक एकता, आर्थिक स्थिरता और भारत की आत्मा पर सीधा हमला है। ऐसे गद्दार भारत के लिए कैंसर हैं। इन्हें ढूंढना होगा, जड़ से उखाड़ना होगा। ये मामले चीख चीख कर बताते हैं कि भारत के अंदर एक प्रो पाकिस्तानी नेटवर्क सक्रिय है। बड़े बड़े चेहरों में भी कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, लेकिन दिल और जुबान उनकी। ऐसे लोगों को पहचानें, क्योंकि हर मुस्कान के पीछे सच नहीं होता। सावधान रहें, अपनी मिट्टी की हिफाजत करें। भारत की मिट्टी को कमजोर करने वाली साजिशें आज हर तरफ चर्चा में हैं। कुछ लोग जो बाहर से अपने लगते हैं, भीतर से इस देश की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। ये वो गद्दार हैं जो भारत में रहते हैं, यहीं की हवा पानी से जिंदा हैं, लेकिन उनके दिल और जुबान कहीं और की बात करते हैं। इनकी मुस्कान के पीछे छिपा सच खतरनाक है। इन्हें पहचानना होगा, इनके इरादों को उजागर करना होगा और इन्हें जड़ से उखाड़ना होगा। ऐसे लोग भारत के भीतर एक खतरनाक नेटवर्क का हिस्सा हैं। ये वो चेहरे हैं जो दिन में भारत की बात करते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में दुश्मन के लिए काम करते हैं। कुछ महिलाएं जो यहाँ की सुविधाओं का लाभ उठाती हैं, अपने बच्चों को विदेश में जन्म देती हैं
और फिर उसी देश से आए आतंकियों के साथ गांठ करती है। ये लोग स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं, कभी इस पार कभी उस पार। इनके उदाहरण भले ही गिने चुने नजर आए, लेकिन इनकी सच्चाई भारत के लिए खतरे की घंटी है। ये घर के भीतर बैठे विभीषण हैं जो देश की नींव को दीमक की तरह चाट रहे हैं। सवाल यह है कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? इसके पीछे कई घिनौने कारण हैं। पहला, पैसे का लालच। कुछ लोग मोटी रकम के लिए अपनी आत्मा तक बेच देते हैं। हवाला के जरिए आने वाली रकम, लग्जरी ट्रिप्स और विदेशों में शाही ठाट बाट, सब इनके लिए चारा है। दूसरा, झूठा प्यार। हनी ट्रैप हो या तथाकथित लव जिहाद, भावनाओं में उलझाकर लोगों को शिकार बनाया जाता है। शातिर दिमाग इन कमजोर दिलों को आसानी से फंसा लेते हैं। तीसरा, दिमागी धोखा। अमन की आशा जैसे नामों से सजे इवेंट्स और संगठन जो शांति का ढोंग रचते हैं, असल में युवाओं के दिमाग को भटकाने का खेल खेलते हैं। ये लोग पाकिस्तान को सांस्कृतिक देश बताते हैं, लेकिन हकीकत में वो आतंक का अड्डा है। वहां आतंकियों को करोड़ों रुपए दिए जाते हैं और यहाँ के कुछ लोग उनके झांसे में आ जाते हैं। चौथा कारण है कमजोर पृष्ठभूमि। आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर लोग इन नेटवर्क्स का आसान शिकार बनते हैं। जो लोग कभी दंगों या अन्याय का शिकार हुए, उनका दुख इन साजिशकर्ताओं के लिए हथियार बन जाता है। उन्हें ब्रेन वॉश करना आसान होता है। फिल्मों में भी आपने देखा होगा, ऐसे लोगों को बहकाना कितना आसान है। अमन की आशा जैसे संगठन जो भारत पाकिस्तान दोस्ती का झूठा राग लापते हैं, असल में जासूसी और प्रचार का अड्डा है। इनकी फंडिंग कहाँ से आती है? इनके लोग बार बार विदेश क्यों जाते हैं? इनके सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है? ये सवाल हर भारतीय के मन में है। इन संगठनों पर कड़ी नजर रखनी होगी। इनके पर्दे के पीछे क्या साजिश पक रही है? क्या ये वाकई शांति चाहते हैं या दुश्मन के लिए प्रॉक्सी बन रहे हैं? भारत की फौज जो अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी हिफाजत करती है, उनके लिए ये सवाल जिंदगी और मौत का है। ऐसे संगठनों और लोगों को बेनकाब करना जरूरी है। इनके खिलाफ आवाज उठानी होगी। हर भारतीय को सतर्क रहना होगा, क्योंकि ये दीमक हमारे देश को खोखला कर रहे हैं। क्योंकि हर मुस्कान के पीछे सच नहीं होता। भारत की धरती पर एक ऐसी लड़ाई चल रही है जो न केवल सीमाओं पर लड़ी जा रही है, बल्कि हमारे अपने घरों के भीतर भी सुलग रही है। यह लड़ाई 2 नहीं बल्कि 2.5 मोर्चों की है। पहला मोर्चा है वह जो पश्चिमी सीमा पर हमारे शत्रु के साथ लड़ा जा रहा है। दूसरा मोर्चा है जो उत्तरी पहाड़ों पर उभरते खतरे के खिलाफ खड़ा है। लेकिन तीसरा और सबसे घातक मोर्चा है वह जो हमारे बीच छिपे उन गद्दारों के खिलाफ है जो भारत की मिट्टी पर पलते हैं लेकिन उसकी आत्मा पर वार करते हैं। ये वही हैं जो बाहर से नहीं बल्कि भीतर से देश को खोखला करने का षड्यंत्र रचते हैं। सोशल मीडिया आज इस युद्ध का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है और कुछ लोग इस हथियार की नोक बनकर भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। ये वो लोग हैं जो भारत में रहकर विदेशी एजेंडों को हवा देते हैं, जो देश की एकता को तोड़ने के लिए झूठे नैरेटिव बुनते हैं। इन पर नजर रखना अब केवल जरूरी नहीं बल्कि अनिवार्य हो गया है। हर उस आवाज को परखना होगा जो भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। हर उस ब्लॉगर, इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी को जांच के दायरे में लाना होगा जो विदेशी ताकतों के इशारे पर नाच रहा है। इनके फंडिंग के स्रोत, इनके विदेशी कनेक्शनों का पर्दाफाश होना चाहिए। युवाओं को यह समझाना होगा कि कुछ देश शांति के नहीं आतंक के पर्याय हैं। एक ऐसा देश जहां आतंक के पर्याय हैं, एक ऐसा देश जहां आतंकवाद को न केवल पनाह दी जाती है बल्कि उसे फंड किया जाता है, जहां आतंकियों को सम्मान और सुरक्षा मिलती है, जहां का नेतृत्व बच्चों को जिहाद की आग में झोंकने की बात करता है। यही उस देश की सच्चाई है जिसे दुनिया को देखना चाहिए। लादेन, मसूद अजहर, हाफिज सैयद, दाऊद इब्राहिम जैसे नाम उस देश की हकीकत का आलम बयां करते हैं। यह वही चेहरा है जिसे हमें और हमारे युवाओं को पहचानना होगा। लेकिन इस लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार है जागरूकता। गद्दारों को बेनकाब करना होगा। उनकी सजा ऐसी होनी चाहिए कि गद्दारी का ख्याल भी किसी के मन में आए तो वह डर से कांप उठे। भारत अब नरमी का नहीं, सख्ती का वक्त मानता है। हाल के दिनों में कुछ कदम उठाए गए हैं। देशद्रोह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई है। कुछ लोगों को देश से निष्कासित किया गया है, लेकिन यह शुरुआत है, अंत नहीं। हमें उन तमाम गद्दारों को खोजना होगा जो भारत की आत्मा पर हमला करने की साजिश रच रहे हैं। देशद्रोह कोई मजबूरी नहीं, कोई बहाना नहीं। जो अपनी मातृभूमि को बेचता है वह सिर्फ शैतान है। ऐसे लोगों को समाज की मुख्यधारा से अलग करना होगा। जैसे घर में दीमक या कॉकरोच घुस आए तो उसे पाला नहीं जाता बल्कि खत्म किया जाता है। ठीक वैसे ही इन गद्दारों को ढूंढकर ट्रैक करके समाज से बाहर करना होगा। यह समय शब्दों का नहीं,
कर्म का है हर नागरिक को जागरूक होना होगा, अपने आसपास की हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखनी होगी। यह लड़ाई भारत की आत्मा की लड़ाई है। इसे जीतने के लिए हमें एकजुट होना होगा, हर साजिश को नाकाम करना होगा, हर देशद्रोही को कानून की आग में जलाना होगा। यही वह रास्ता है जो भारत को सुरक्षित, सशक्त और अखंड बनाएगा। जय हिंद, जय भारत।